चलिए ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या क्या पढ़े हैं इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। एक तो ये ऑफेंस बता दिया था कि कौन कौन सा एक्ट है, जो एक्ट अगर आप किसी चाइल्ड के अगेंस्ट करेंगे तो वो पॉस्को के अंतर्गत ऑफेंस बन जाएगा। और हम लोग देखे थे एक चैप्टर सेकेंड में कि वही ऑफेंस के साथ क्या दिया हुआ था, पनिशमेंट का भी प्रोविजन दिया हुआ था। फिर हम लोग क्या देखे, किसकी किसकी ड्यूटी होगी कि भाई आप इन्फॉर्म करेगा किसी चाइल्ड के साथ कोई ऑफेंस हुआ है। क्लियर है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसमें आप देखे थे कि उसमें आपकी भी ड्यूटी है, मेरी भी ड्यूटी, मतलब पब्लिक एट लार्ज की ड्यूटी है। अगर आपके नॉलेज में कहीं कोई चाइल्ड से रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ है जो पॉस्को के अंतर्गत कवर होता है, तो उसको आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन है, आपको पनिश भी किया जा सकता है। इतना तो हम लोग देख लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे कि रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड हम लोग देखे थे। तो उसमें देखे कि कौन कौन रिकॉर्ड कर सकता है, किस प्लेस पर रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्या ध्यान में रखने की जरूरत है। जिसमें मैं आपको बताया था 24 में पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेंगे, और पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेंगे तो जहाँ तक पॉसिबल होगा विमेन पुलिस ऑफिसर, वो सब इंस्पेक्टर से बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए। ये हम लोग देखे थे। उसके रेसिडेंस में या उसकी जो चॉइस का प्लेस पर वहाँ या जहाँ पर यूजुअली वो रिसाइड करते हो। उसके बाद मैं बोला था कि 24 में पुलिस ऑफिसर करेंगे और 25 में कौन करेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे। क्लियर था। और मैं बोला था कि ये दोनों आदमी को 24 में जो पुलिस ऑफिसर करेंगे और 25 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो करेंगे, दोनों को कौन सा प्रोसीजर या कौन सा प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। तो 26 में जनरल प्रोविजन दिया गया, उस जनरल प्रोविजन को सारे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब पुलिस ऑफिसर को भी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7। चैप्टर 7 आज इसी चैप्टर को हम लोग देखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए चैप्टर 7 आपको ऑटोमेटिक याद है। हम लोग ऑफेंस देखिए कि कौन कौन सा एक्ट अगर आप चाइल्ड के अगेंस्ट करते तो पॉस्को में उसको ऑफेंस माना गया। उसके बाद हम लोग देखें कि किसकी किसकी ड्यूटी है कि रिपोर्ट करेगा, कैसे रिकॉर्डिंग होगा। अब ये सारा काम हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे एक बात आप सीआरपीसी का देखिए, सीआरपीसी में क्या होता है कि फर्स्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग का जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि एफआईआर लॉन्च कीजिए, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट। तो चार्जशीट में क्या होता है, एक तरह से रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट है। चार्जशीट में हम लोग पुलिस ऑफिसर क्या करता है, जितना भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया वो सबको सबमिट करता है। और उसके बाद क्या होता है, कोर्ट का एग्जिस्टेंस शुरू हो जाता है। उसके बाद कॉग्निजेंस 190 एबीसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेते हैं। उसी तरह अब कहा गया कि रिकॉर्डिंग तो हो गया, अब कहा गया कि इसको जो ट्राई कौन करेगा। अब तो ट्राई की बात है, अब तो ट्राई करने की पावर तो कोर्ट को है। तो कहा कि कौन सा कोर्ट करेगा, क्या ये जो जनरल कोर्ट अदर ऑफेंस है जैसे आईपीसी के ऑफेंस को जो करते हैं क्या वही कोर्ट करेगा, या कोई इसके लिए स्पेशल प्रोविजन होगा। तो इन सारी बातों को फिर कहा कि उसमें कौन सा लॉ अप्लाई होगा, मतलब प्रोसीजर कौन सा एडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, कौन सा प्रिजम्पशन अप्लाई होगा इन चीजों पर। जैसे आप देखें हम लोग 113A एविडेंस एक्ट में देखें, 113B अभी मैं बताया था उसके साथ डॉरी के साथ, तो उसके साथ कौन सा प्रिजम्पशन अप्लाई होगा। तो उन सारी बातों को हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए जनरली आपको तो कहीं नहीं दिखेगा ये चैप्टर 7 को अगर आप प्रैक्टिकली अगर समझना चाहते हैं, ठीक है, और एग्जाम में मेंस में अगर लॉजिकल आंसर आप लिखना चाहते हैं तो आपको इसको बायफर्केशन से समझना पड़ेगा। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये समझना पड़ेगा किस सेक्शन से कौन सेक्शन को रिलेटेड। समझ पा रहे, किस सेक्शन से कौन सेक्शन। ऐसे इसमें कौन कहां से कहां तक सेक्शन, इसमें सेक्शन 28 to 32। तो अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे 28 पढ़ेंगे 29 30 ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जिसके साथ जो कोरिलेट है उसको साथ में पढ़ेंगे। क्लियर है। अब देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला जो है स्पेशल कोड, स्पेशल कोड मतलब पहला जो इसके अंतर्गत बात किया गया कि वो क्या बात किया गया, स्पेशल कोड। और दूसरा क्या बात किया गया, प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन देखिए अब तो ये स्पेशल कोर्ट में लिखा, इसका मतलब ये पता चल गया कि जनरल कोर्ट जो है वो पॉस्को के मेथड को ट्राई नहीं करेगी। कौन सा कोर्ट ट्राई करेगी, स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट देखिए क्यों स्पेशल कोर्ट बनाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि पॉस्को, देखिए पॉस्को जनरल अगर रूल आप फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि प्रोसीडिंग लंबा चलेगा, डिले होगा, उससे क्या होगा, चाइल्ड का मेंटल हरासमेंट होगा।
बच्चा है ना, उतना दिन कैसे सर्वाइव कर सके चीज़ों को, ठीक है। इस कहा कि इसीलिए आपको क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट कहा कि स्पीडी मैनर में इन चीज़ों को सॉल्व करना। तो स्पीडी मैनर में सॉल्व करने के लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा, विशेष कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए विशेष में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेशल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, ठीक है, स्पेशल कोर्ट का। और इसके लिए स्पेशल हम लोग एक तरह सोचे कि स्पेशल प्रोविजन, क्योंकि स्पीडी मैनर में आपको क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना है केस को, ठीक है। तो अब देखिए स्पेशल कोर्ट के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सेक्शन 28 और ये मेन सेक्शन है। और इसके साथ कौन कौन सेक्शन रेट विद करेंगे, इसके साथ रेट विद होगा 31 एंड 30। इट मींस सेक्शन 38 पर जो क्वेश्चन पूछेगा तो उसके आंसर में हमको 31 भी लिखना होगा, 32 भी लिखना होगा। अभी हम लोग समझेंगे भी कि 31 और 32 क्यों लिखते हैं हम लोग, समझ पाए। अभी जस्ट हम लिखेंगे, समझेंगे कि 31 और 32 क्यों 28 के साथ पढ़ेंगे, लॉजिकली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और प्रिजम्पशन में हम लोग दो सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 28, 29 एंड 30, ये दो। इसका मतलब अगर प्रिजम्पशन का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग 29 और 30 को डिस्कस करेंगे, और स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड बात आएगा तो हम क्या कौन सा डिस्कस करेंगे, सेक्शन 28 रेट विद 31 एंड 32। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं। अब हम लोग समझते हैं कि सेक्शन 28 क्या कहता है। देखिए देखिए आराम से समझिए। सेक्शन 28 कहा कि पॉस्को को मैटर को डिस्पोज ऑफ करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, कौन, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से क्या करेगी, स्पेशल कोर्ट का क्या करेगी, एस्टेब्लिशमेंट करेगी। क्या करेगी, एस्टेब्लिशमेंट करेगी। क्लियर है। और ये जो स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा, किसको स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा, तो कोर्ट ऑफ सेशन। किसको बनाया जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन। ध्यान से और आराम से समझिए। क्या क्या बताया मैंने को कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि आपको पॉस्को को मैटर को क्या करना है, स्पीडी मैनर में डिस्पोज ऑफ करना। क्लियर। तो कहा कि स्पीडी मैनर में डिस्पोज ऑफ करने के लिए कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के परमिशन से कोर्ट ऑफ सेशन को क्या बनाएगी, स्पेशल कोर्ट बना देगी। क्लियर हो गया। तो 28 का फर्स्ट क्लॉज आपको यही कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पीडी मैनर में डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट की एस्टैब्लिश करेगी, गठन करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। कंसर्न हाई कोर्ट में क्यों करा, अगर बिहार की बात होगी तो पटना हाई कोर्ट से, अगर यूपी की बात होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, तो उस स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा उससे। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन इसके साथ एक प्रोविजो दिया गया, इसके साथ क्या दिया गया है, एक प्रोविजो दिया गया। तो देखिए वो प्रोविजो क्या कहता है, ये प्रोविजो कहता है कि अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, मतलब जेजे एक्ट में क्या कर रहा है, जेजे एक्ट में कहा कि अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत कैसा कोर्ट का गठन किया गया है, चिल्ड्रंस कोर्ट का, चिल्ड्रंस कोर्ट का। अनुपम, ये जो जेजे एक्ट है किसको डील करता है, वही चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस को। तो कहा कि अगर देखिए जनरली आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कहा क्या है, इसलिए मैं कह रहा हूं आराम से समझिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत अगर चिल्ड्रंस कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन अगर ये मैटर अगर पॉस्को में आता है तो फिर से हम लोग स्पेशल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेंगे, इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, चिल्ड्रन कोर्ट इज कंसीडर्ड एज स्पेशल कोर्ट। आया, आसान शब्दों में आया समझ, कुछ नहीं, फिर से समझिए। देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत अगर चिल्ड्रंस कोर्ट का ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट किया गया है तो ऐसे सिचुएशन में पॉस्को एक्ट के पर्पस के लिए फिर से हम स्पेशल कोर्ट का गठन या एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसी को क्या मान लेंगे, स्पेशल कोर्ट मान के डीम किया जाएगा कि ये क्या है, स्पेशल कोर्ट है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ये आप देखें कि सेक्शन 28 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 क्या कर रहा है, ठीक है। आप समझ, तो क्लॉज 1 और उसका प्रोविजो क्या रहता है, क्लॉज 2 समझते हैं।
सेक्शन 28 क्लॉज 2 आप पढ़ेंगे तो आपको जनरली समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, इससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। क्या है? कहा कि अगर आईपीसी प्लस पॉक्सो ये दोनों का मैटर एक साथ आ है, आईपीसी अगर कोई पर्सन आईपीसी और पॉक्सो दोनों का ऑफेंस किया है, ठीक है, और उसका कैसा ट्रायल होना है? सेम ट्रायल होना है, सेम ट्रायल होना है। तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा कोर्ट इसको जो है ट्राई करेगा? कौन सा कोर्ट को जुरिडिक्शन होगा इस मैटर को ट्राई करने का? तो कहा कि ऐसे सिचुएशन में स्पेशल कोर्ट को ही जुरिडिक्शन होगा कि वो उस मैटर को ट्राई करे। ध्यान से समझिए, फिर मैं बता दूंगा कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। जो बेरेक में देखिए, मैं बोला कि अगर कोई पर्सन आईपीसी और पॉक्सो दोनों का ऑफेंस करता है और उसका अगर सेम ट्रायल होने वाला, तो ऐसे सिचुएशन में क्या स्पेशल कोर्ट भी ट्राई करेगी और आईपीसी के लिए जो हम जनरल कोर्ट ट्राई करती है उस ऑफेंस के लिए जो करती है वो भी करेगी नहीं। कहा कि ऐसे सिचुएशन में अगर दोनों ऑफेंस हुआ है और अगर उसका सेम ट्रायल होने वाला है तो कौन ट्राई करेगी? स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगी, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है आपके बेरेक 18 क्लॉज 2 में? उसमें लिखा है कि चार्ज विद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कौन सा किसका प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं? मतलब आईपीसी को ही, तो वहां पर आईपीसी का प्रोसीजर तो दिया गया है, आईपीसी और अदर ऑफेंस है, लेकिन मेनली कौन है? आईपीसी है। इसीलिए मैं आपको समझने के लिए बता दिया कि अगर आईपीसी और पॉक्सो दोनों का अगर सेम ट्रायल होना है, ऐसे सिचुएशन में कौन सा कोर्ट उसको ट्राई करेगी? तो स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगी, जनरल कोर्ट ट्राई नहीं करेगी। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए 18 सेक्शन 28 क्लॉज 3 अगर आप देखेंगे तो ये भी सेम ही एक तरह से बात का क्या कहा है कि कहा कि अगर 67 बी ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, कहा कि अगर इसका मैटर आता है और इसके साथ प्लस में किसका मैटर आता है? पॉक्सो का मैटर आता है, तो कहा कि ऐसे सिचुएशन में भी किसका जुरिडिक्शन होगा या कौन सी कोर्ट ट्राई करेगी? स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगी, स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगी। 28 को फिर से समझिए, 28 में देखिए एसपीडी मैनर में अगर डिस्पोज ऑफ करना तो कुछ तो स्पेशल करना होगा। उसमें क्या किए कि कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का है कि आप क्या स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? एक स्पेशल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट करेगी। वो एस्टेब्लिशमेंट जस्ट या सुप्रीम कोर्ट या कहिए सेक्शन 28 कहता है कि क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि वो क्या करे? एक स्पेशल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट करे, और वो जो एस्टेब्लिशमेंट करेगी उसकी किसके कंसल्टेशन से करेगी? हाई कोर्ट। इसी में एक प्रोविजन दिया हुआ, कहा कि अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अगर चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाया जाता है तो कहा कि अगर ऑलरेडी चिल्ड्रन कोर्ट्स का गठन है तो ऐसे सिचुएशन में स्पेशल कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं होगी, उसी को डीम करेंगे वो क्या है? स्पेशल कोर्ट। उसके बाद सेक्शन 28 क्लॉज 2 क्या कहता है? सेक्शन 28 क्लॉज 2 कहता है कि अगर आईपीसी और पॉक्सो दोनों का ऑफेंस किया है और सेम ट्रायल उस पर्सन का एक्यूज का होने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में किसका जुरिडिक्शन होगा या कौन सी कोर्ट ट्राई करेगी? स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगी। सेम उसी प्रकार सेक्शन 28 क्लॉज 3 क्या कहता है? कहता है अगर सेक्शन 67 क्लॉज बी ऑफ आईटी एक्ट, ये क्या कहता है? चाइल्ड के साथ जो ऑफेंस, सेक्सुअल ऑफेंस, उसी को डील करता है, ठीक है। तो कहा कि वैसे ऑफेंस को प्लस अगर पॉक्सो का भी मैटर है तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा कोर्ट डील करेगी या कौन सा कोर्ट ट्राई करेगी? स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगी। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब हम लोग समझते हैं कि इसके साथ 31 हम लोगों ने क्यों लिखा? 31 क्यों? अब एक चीज बताइए लोगों, पॉक्सो में कहीं दिया गया कि पॉक्सो एक तरह से सब्सटेंटिव लॉ है कि नहीं? क्योंकि जहां भी राइट दिया गया उसके वायलेशन के लिए पनिशमेंट का प्रोविजन तो सब्सटेंटिव, तो सब्सटेंटिव लॉ के लिए तो प्रोसीजर होना चाहिए कि कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, प्रूफ तो करना होगा। तो प्रूफ तो एक प्रोसीजर के थ्रू, वही प्रोसीजर बताता है कि कैसे हम एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे पता करेंगे किसी का राइट का वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए क्या रेमेडी है, ठीक है। तो वो जो तो इसके लिए क्या प्रोसीजर एडॉप्ट करेंगे, तो इसी के बारे में क्या बताया सेक्शन 31। सेक्शन 31 कहता है कि पॉक्सो को मैटर के लिए प्रोसीजर प्रोविजन, किसका प्रोसीजर प्रोविजन एडॉप्ट करेंगे? तो कहा कि सीआरपीसी का। किसका करेंगे? सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लिख लीजिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्लियर है? फिर से समझिए,
कहा कि पॉस्को के लिए हम किसका प्रोविजन अप्लाई करेंगे, सीआरपीसी का प्रोविजन अप्लाई करेंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये 31 क्लॉज 1 कहता है कि सीआरपीसी का प्रोविजन अप्लाई करेंगे। लेकिन कहा कि अगर कहीं स्पेशली अगर पॉस्को में कोई प्रोसीजर दे दिया गया, कोई प्रोविजन दे दिया गया, तब हम सीआरपीसी को फॉलो नहीं करेंगे, तब सीआरपीसी को फॉलो नहीं करेंगे। अब जैसे एक एग्जाम फॉलो करेंगे, ये तो समझ गए। फॉलो में जैसे रिसीव आपके बेल एक्ट में भी लिखा, जैसे बेल का प्रोविजन होगा, तो किसका बेल के लिए हम कौन सा बेल के लिए कुछ भी पॉस्को में प्रोविजन नहीं दिया गया, तो वो किसको हम फॉलो करेंगे, सीआरपीसी को। लेकिन कहा कि जहां भी स्पेसिफिक प्रोविजन पॉस्को में दिया गया होगा, तब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता, अभी जस्ट बताऊंगा आपको सेक्शन 32 क्लॉज 2। सेक्शन 32 क्लॉज 2 कहता है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए जो एलिजिबिलिटी होगा वो 7 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस होगा। लेकिन सीआरपीसी में आप लोगों को मैं पढ़ाया था, याद कीजिए 10 साल है। कहां पे दिया गया 24 क्लॉज 8 में कितने हैं 10 इयर्स। तो यहाँ पर हम सीआरपीसी प्रोविजन को फॉलो करेंगे या पॉस्को प्रोविजन को फॉलो करेंगे, पॉस्को प्रोविजन। समझ पा रहे हैं। तो कहा कि जहां भी साइलेंट होगा पॉस्को किसी भी प्रोविजन को लेकर के, वहां सेक्शन 31 क्लॉज 1 पॉस्को के अकॉर्डिंग किसका प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सीआरपीसी का। ठीक है, लेकिन जहां पर स्पेसिफिकली दिया होगा तब हम किसको फॉलो करेंगे, पॉस्को को फॉलो करेंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है। तो क्लॉज 1 आप समझ गए। चलिए, तो आप समझे कि क्यों 31 इसके साथ पढ़ा, क्योंकि कोर्ट जो ट्राई करेगी तो ट्राई करने के लिए तो प्रोविजन चाहिए, प्रोसीजर प्रोविजन की आवश्यकता होगी। वो कौन, इसीलिए इसके 31 ऑटोमेटिक ये यहीं से अपने आप में क्लियर होता है कि हमको 31 को किसके साथ पढ़ना होगा, 28 के साथ पढ़ना होगा। सेक्शन 31 क्लॉज 2 क्या कहता है, ये देख लीजिए। सेक्शन 31 क्लॉज 2 ये कहता है कि स्पेशल कोर्ट को हम क्या ट्रीट करेंगे, स्पेशल कोर्ट को क्या डीम्ड किया जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन। तो कोर्ट ऑफ सेशन को ही तो स्पेशल कोर्ट बनाते हैं। तो सीआरपीसी के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट को क्या डीम्ड किया जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन डीम्ड किया जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद कहा कि जो कोर्ट को 31 क्लॉज 3 कहता है कि जो भी कोर्ट को असिस्ट करेगा किसी में प्रोसिक्यूशन में, उस पर्सन को क्या डीम्ड किया जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या डीम्ड किया जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। समझ गए, कोई भी पर्सन कोर्ट को असिस्ट करेगा प्रोसिक्यूशन में, उसको क्या डीम किया जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो 31 में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जहां भी पॉस्को साइलेंट है, प्रोसीजरल पार्ट, वहां प्रोसीजर किसका अडॉप्ट करेंगे, सीआरपीसी के अडॉप्ट करेंगे, पहला बात। दूसरा कहा कि ये स्पेशल कोर्ट को क्या कंसीडर किया जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन, जो हेल्प करेंगे प्रोसिक्यूशन, उसको क्या माना जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्लियर हो गया। अब दूसरा आप लोग समझते हैं कि सेक्शन 32 को क्यों हम पढ़ते हैं सेक्शन 28 के साथ। अब ये बताइए कि कोर्ट खुद ही सारा काम कर लेती है, कुछ ऑफेंस किसके अगेंस्ट होता है, स्टेट के अगेंस्ट। स्टेट के अगेंस्ट जो ऑफेंस होता है वहां पर कौन होते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। तो सेक्शन 32 क्लॉज 1 कहता है, यहां पर लिख लेते हैं सब, मैं इसे बाइफरकेट कर दे रहा हूं। तो सेक्शन 32 क्लॉज 1 क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर में क्या करेगी, अपॉइंटमेंट करेगी। क्लियर हुआ ये बात, समझे। कहा सेक्शन 30, देखिए सब लॉजिकल है कि जो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट होता है वो उस जनरल में बात बता रहा हूं। जो अगेंस्ट द स्टेट होता है उसमें कौन होती है, पार्टी स्टेट होती है, उसमें अपना पक्ष कौन, स्टेट रखेगी, स्टेट उसके लिए क्या अपॉइंट करती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो कहा कि इसके लिए पॉस्को पर्सनस के लिए सेक्शन 32 क्लॉज 1 में कहा 31 कहता है 1 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट करेगी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और इसका जो दूसरा क्लॉज है सेक्शन 32 क्लॉज 2, इसमें कहा गया कि इसकी जो अभी जस्ट में बताया था कि कहा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी,
कहा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो क्या होगा, कहा कि 7 years ऑफ प्रैक्टिस। तो इसको जब हम आंसर लिखेंगे तो किसके साथ लिख सकते हैं, सेक्शन 24 क्लॉज 8 ऑफ सीआरपीसी को रिलेट करके लिख सकते हैं ना। और दूसरा आप 31 के एग्जांपल में जो कहा कि सेव अदरवाइज, मतलब 31 में जो कहा कि सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो करेंगे उसको करेंगे, लेकिन कहा कि आपको सेव अदरवाइज मतलब कि जो पॉस्को में दिया गया स्पेशली तो वही अप्लाई होगा, तो वहां पर भी आप एज एग्जांपल लिख सकते हैं। तो क्लियर है ये पॉइंट। उसके बाद देखिए सेक्शन 32 क्लॉज 3 क्या कहता है। सेक्शन 32 क्लॉज 3 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन को आप अपॉइंट करते हैं एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको वो क्या होगा, विद इन दी, लिख देता हूं मैं, विद इन दी मीनिंग ऑफ टू यू, वो क्या कंसीडर किया जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। टू यू में क्या दिया गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, टू यू सीआरपीसी, उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक बार और सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या कहा आपको कि चैप्टर 7 को एज ए कन्वीनियंस और प्रैक्टिकल अप्रोच में आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्पेशल कोर्ट, दूसरा प्रिजम्पशन। स्पेशल कोर्ट में मैं बोला कि सेक्शन 28 के साथ आपको 31 और 32 एक साथ पढ़ना है। क्यों पढ़ना है ये सब मैं बोला कि सेक्शन 28 कहता है कि स्पेशल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बोला कि अगर आईपीसी और पॉस्को दोनों का एक साथ मैटर आएगा, अगर सेम ट्रायल करना हो तो किसकी जुडिशियल होगी, स्पेशल कोर्ट, मतलब स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगी। उसी तरह कहा कि अगर आईटी एक्ट का एक 67B और पॉस्को का आएगा मैटर, तब भी किसका होगा, स्पेशल कोर्ट। अब देखिए सीधी सी बात है मनीष कि स्पेशल कोर्ट जो है ये इसको असिस्टेंस करने के लिए तो होगा, या पहले तो ये समझ लिए कि इसको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर प्रोविजन की आवश्यकता होगी ट्रायल करने के लिए। तो कहा कि वो प्रोसीजर कहां से था, पॉस्को में तो कहीं प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ। तो कहा 31 क्या कहता है कि किसका प्रोसीजर फॉलो करेगा, सीआरपीसी का। लेकिन जहां पर स्पेशली पॉस्को में दिया गया प्रोसीजर, वहां हम सीआरपीसी का प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल में बताया कि 13(2) क्लॉज 2 क्या कहता है, 13(2) क्लॉज 2 कहता है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए जो एलिजिबिलिटी होगा, कितने दिन का प्रैक्टिस की जरूरत होगी, 7 ईयर। लेकिन सीआरपीसी के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 24 क्लॉज 8 क्या कहता है, 10 ईयर। तो यहाँ पर हम सीआरपीसी वाला फॉलो करेंगे या इस पॉस्को वाला फॉलो करेंगे, पॉस्को करेंगे। क्लियर हो गया। तो 31 मेनली वही समझ गया। चलिए उसके बाद 32 में क्या आप जानते हैं कि जो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट होता है वहां पर स्टेट रिप्रेजेंट करती है, स्टेट जो है केस प्रोसीड करती है, या केस एक तरह से कहेंगे कि लड़ती है केस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो उस पर्सन को जो अपॉइंट करेगा वो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। उसका क्या नाम दिया गया है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो 32 क्लॉज 1 में यही कहा। क्लॉज 2 में क्या कहा, क्लॉज 2 में कहा कि इसकी एलिजिबिलिटी जो होगी कितनी इयर्स की होगी, 7 इयर्स की होगी। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब आप देखेंगे किसी बुक के आंसर में तो वहां पर नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझ गए कि क्यों एक साथ लिखना। चलिए इसका मतलब ये जो 31 और 32 है एक तरह से 28 का क्या है, सप्लीमेंट प्रोविजन आप कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रिजम्पशन। बहुत आसान है, थोड़ा सा जो टेक्निकल है उसको भी मैं आसान करके बता दूं। देखिए सेक्शन 29 क्या कहता है ये समझिए। सेक्शन 29 कहता है कि अगर कोई पर्सन कौन ऑफेंस करता है, सेक्शन 3, 5, 7 एंड 9 कहा कि अगर कोई पर्सन इसका ऑफेंस करता है इस सेक्शंस के अंतर्गत, पॉस्को सेक्शन 3, 5, 7 और 9 के अंतर्गत क्या करता है, कोई ऑफेंस करता है। क्लियर है, कोई ऑफेंस करता है तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पर्सन को प्रोसिक्यूट किया गया, मतलब आपका नाम दिया गया कि आपने ऑफेंस किया है, ठीक है, प्रोसिक्यूट का नाम तो समझ है ना, उसके अगेंस्ट एफआईआर फाइल करके और कोर्ट में आया है मैटर, तो कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगी, कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगी, सेल्फ प्रिजम्पशन करेगी। इसका मतलब समझिए सेल्फ प्रिजम्पशन का मतलब क्या होगा।
देखिए जैसे ही यहाँ पर सेल्फ प्रिजम्पशन है तो आप एक बात और कर सकते हैं कि इसको हम रेट विद एविडेंस एक्ट का सेक्शन 4 ऑफ एविडेंस एक्ट रेट विद कर सकते हैं। एक चीज समझिए, जैसे ही सेल्फ प्रिजम्पशन है तो आप ये समझिए कि प्रिजम्पशन होता है सेक्शन 4 में 3 तरह का प्रिजम्पशन है, मे प्रिज्यूम है, सेल्फ प्रिज्यूम है। सेक्शन 4 जो है वो 3 तरह का प्रिजम्पशन की बात करता है। कैसा कैसा? मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम में क्या होता है कि जनरली कोर्ट क्या मानेगी? इनोसेंट मानेगी, जो एविडेंस देगी उसी के अकॉर्डिंग प्रिजम्पशन करेगी। सेल्फ में प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोर्ट क्या मानेगी कि ऐसा ऑफेंस हो चुका है, अब डिफेंस की बर्डन होगी कि वो डिस्प्रूव करे, और कंक्लूसिव प्रूफ में कोई भी एविडेंस अलाउड नहीं होगा, मान लिया जाएगा कि यही है। समझ पा रहे? 112 एविडेंस है, 280 डेज के अंदर अगर चाइल्ड हुआ तो क्या माना जाएगा? वो लेजिटिमेट चाइल्ड है। ठीक है, भले ही ये दिखा दे कि नहीं जो लीगली मैरिड हस्बैंड जो उससे कंसीव नहीं हुई है वाइफ, लेकिन तब भी क्या माना जाएगा? लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। तो इसमें तो कोई अलाउ ही नहीं होगा आपको। तो सेल्फ प्रिजम्पशन मतलब, तो जनरल रूल क्या कहता है एविडेंस एक्ट का कि जनरली अगर किसी को भी किसी के अगेंस्ट आप एलिगेशन लाते हैं तो कोर्ट की प्रिजम्पशन क्या होगी? वो आदमी इनोसेंट है, अनलेस एंड अनटिल आप जब तक उसके अगेंस्ट आप प्रूव नहीं कर देते हैं, केस को एस्टेब्लिश ना कर देते। क्लियर है ये बात? लेकिन इस केस में क्या कहा कि इसमें से अगर कोई भी ऑफेंस के अगेंस्ट आपके अगेंस्ट एलिगेशन अगर कोई आदमी लाता है या आप प्रोसिक्यूट किए जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट का प्रिजम्पशन क्या होगा? कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करेगी। क्लियर है? कोर्ट क्या करेगी? सेल्फ प्रिज्यूम करेगी, और आपका बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर होगा कि आप प्रूव कर दें कि आपने वो ऑफेंस नहीं किया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? बस यही है। लेकिन इसमें क्या है, एक चीज और है कि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करना पड़ेगा? बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। ये एक बर्डन, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बर्डन दिया कि आपको कैसे प्रूव करना पड़ेगा? बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। इसका मतलब अगर इससे रिलेटेड ऑफेंस हुआ तो स्पेशल कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? सेल्फ प्रिज्यूम्पशन। क्लियर? अब यहीं पर हम लोग समझते हैं कि सेक्शन 30 क्या कहता है। सेक्शन 30, अब देखिए सेक्शन 30 को अगर आप बेयर एड से देखेंगे तो थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगा, लेकिन अभी मैं बताता हूं एकदम आपको आसान रहेगा। ये क्या है? कल्पेबल मेंटल स्टेट। इसको समझ गए तो ये बस खत्म है कहानी इसका, लेकिन नहीं समझेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ। ये क्या बात कर रहा है सेक्शन 30? मनीष कल्पेबल मेंटल स्टेट की बात कर रहा है। ठीक है, कल्पेबल मेंटल स्टेट की बात है। इसका मतलब होता है मेंस रे। आधा बात तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मेंस रे। और मेंस रिया का मतलब क्या हुआ? एक तरह से मेंस रिया में आपको बताया था इंटेंशन होगा, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, मोटिव भी कर सकते हैं आप। ये सब किसका है? मेंस रिया का एक तरह से पार्ट है। ठीक है, तो कहा कि अगर कोई ऑफेंस हुआ है, अगर कोई ऑफेंस आपने किया है, समझ पा रहे, और अगर वहां पर ये क्वेश्चन अरेज हुआ कि आपका इंटेंशन था या नहीं था, या आपको नॉलेज था या नहीं था, अगर इस तरह की बात आएगी तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी कि आपका इंटेंशन था और आपका नॉलेज था? सेल्फ प्रिज्यूम करेगी। मतलब यहाँ पर कोर्ट क्या मानेगी? जब भी मेंस रिया का क्वेश्चन अरेज होगा, मींस अगर इंटेंशन नॉलेज का क्वेश्चन अरेज होगा तो कोर्ट प्राइमा फेसी क्या प्रिज्यूम करेगी कि आपके ऑफेंस करते वक्त ये इंटेंशन था आपके नॉलेज, आपका नॉलेज था, मतलब आपका मेंस रिया था। अब आपकी ये बर्डन ऑफ प्रूफ होगी कि आप क्या करें कि ये प्रूव कर दें कि आपका मेंस रिया नहीं था, मतलब आपका इंटेंशन और नॉलेज नहीं था। लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक बात लिखा है, यहाँ पर आपको क्या लिखा है, आप ऐसे ही मैं जनरली समझा देता हूँ। कहा कि ये जो बात आप प्रूव करेंगे कि आपका मेंस रिया था या नहीं था, ये बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ेगा। बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा मींस आपको 100% प्रूव करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी फैक्ट को आप 99% प्रूव कर देते हैं तो नहीं माना जाएगा। आपको 100% मतलब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट मतलब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। दूसरा कहा कि इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ
डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीपोर्टरेंस का जो कॉन्सेप्ट उसको फॉलो नहीं किया जाता। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीपोर्टरेंस का कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया जाए। इसका मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीपोर्टरेंस कहता है कि किसी भी बर्डन में अगर आप 51% के लगभग आसपास आप 51% कर सकते हैं। अगर आपने 51% प्रूव कर दिया तो माना जाएगा कि आपने प्रूव कर दिया। लेकिन कहा कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीपोर्टरेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई नहीं होगा। मतलब आप 51% प्रूव करके नहीं बच सकते। आपको कितना प्रूव करना पड़ेगा? 100%, मतलब बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर हो? फिर से समझ लीजिए। देखिए हम लोग चैप्टर 7 को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक स्पेशल कोर्ट, वहां पर हम लोग देखे कि स्पीडी मैनर में तैयार केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कौन सा कोर्ट होगा। तो हम लोग देखे स्पेशल कोर्ट होंगे, उसके लिए उसको असेस करने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। फिर वो क्या करेगा? सीआरपीसी का प्रोविजन वगैरह को फॉलो करेगा। फिर उसके एलिजिबिलिटी अलग पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो सीआरपीसी में है उससे डिफरेंट है। कहा कि वहाँ 10 ईयर्स नहीं होगा, केवल क्या होगा यहाँ पर 7 ईयर्स होगा। उसके बाद फिर कहा कि अगर प्रिजम्पशन क्या होगा, इसमें कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी, समझ पाए? तो कहा कि क्या प्रिजम्पशन होगा? सेल्फ प्रिजम्पशन होगा। किसमें? कहा सेक्शन 29। लेकिन कहा कि वो कितने ऑफेंस के लिए? केवल इन ऑफेंसों के लिए। कहा कि अगर इसमें से कोई अगर ऑफेंस होता है तो ऐसे सिचुएशन में अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट एलिगेशन लगाया जाता है तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? उसको इनोसेंट प्रूव नहीं करेगी, मानेगी कि आपने वो ऑफेंस किया है। अब ये एक्यूज की बर्डन ऑफ प्रूफ होगी कि वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करे कि उसने ये एक्ट नहीं किया या ये ऑफेंस नहीं कहेंगे, एक्ट ही कही। जब प्रूफ हो जाएगा तो वो ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये एक्ट नहीं किया। पहला बात तो यही है। ठीक है, उसके बाद कहा कि अगर मेंस है, इसका मतलब क्या हुआ? कल्पेबल मेंटल स्टेटस का मतलब क्या हुआ? मेंस है। और जानते हैं कि किसी भी क्राइम के लिए 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होता है। ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, एक्टस रियस होना चाहिए, मेंस रिया, और सबसे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है? मेंस रिया। सबसे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है? मेंस रिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? मेंस रिया है। समझ पाए? तो मेंस रिया में क्या कहा कि मेंस रिया कहा कि आप जब तक बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट आप प्रूव नहीं कर देते हैं तब तक कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी कि आपका मेंस रिया था, मतलब आपका इंटेंशन और नॉलेज था। आपका ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप क्या करें, उसको डिस्प्रूव करें या आप ये बताएं कोर्ट को कि आपका मेंस रिया नहीं था। और इसको प्रूव करने के लिए क्या कहा? कौन सा कॉन्सेप्ट? आपको बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। बच्चन सिंह केस में जो कहा कि क्रिमिनल केस को कैसे प्रूव करना? बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। तो कहा कि ये कॉन्सेप्ट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीपोर्टेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, मतलब आपको 51% प्रूव करके आप नहीं बच सकते। आपको जब भी प्रूव करना होगा तो क्या होगा? बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, मतलब 100% प्रूव करना होगा। क्लियर हो गया? ये चैप्टर हम लोग क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट डे इस पर हम लोग क्या करेंगे? जितना भी मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको हम लोग लिखेंगे और फिर उसको मैं डिक्टेट करा दूंगा। ठीक है, याद तो हो ही गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन लिखा करके फिर जो है मैं आपको डिक्टेट भी करा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे अगला, पहले तो इसको डिक्टेट, जितना भी मेंस का क्वेश्चन बनता है, जितना भी प्रोबेबल क्वेश्चन है उसको मैं डिक्टेट करा दूंगा, फिर आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और जल्दी हम लोग सीआरपीसी को भी करेंगे, तो फिर हम लोग उस पर भी बात करेंगे। चलिए ठीक है।